न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जिले की जिम्मेदारी संभालना काफ़ी चुनौतियों भरा रहता है। इससे पहले भी आपने कई जिलों की जिम्मेदारियां संभाली, वहां पर कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन मुरादाबाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जब यहां की जिम्मेदारी आपको दी गई तो क्या कुछ चुनौतियां रही? मुरादाबाद चूंकि एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहां पर किस तरह से आपने तमाम सारी परिस्थितियों से डील किया? हम लोगों के लिए सबसे पहले कानून और व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह जनपद पहले काफ़ी संवेदनशील रहा है, लेकिन विगत वर्षों में जो मैंने देखा है यहाँ पर काफ़ी शांति का माहौल है। और जो मैं मुझे यहाँ पर 5 महीने पूरे हो गए हैं और इस दौरान मैंने पाया है कि यहाँ के लोग शांति पसंद करते हैं और बहुत ही मिलनसार हैं, अच्छे संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह के चैलेंज मेरे सामने कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी चैलेंज नहीं आया इस दौरान। हाँ, कुछ समस्याएं इस तरह की है जो कि किसानों से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर किसान संगठन काफ़ी मजबूत है और वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, अपनी बात को रखने में काफ़ी सक्षम हैं। तो उनसे जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गोवंश संरक्षण की थी, जिसको मैंने प्राथमिकता पर उसको लिया। और चूँकि गोवंश संरक्षण 2 तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो यदि उसके संरक्षण पे काम न किया गया तो किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, और दूसरा यदि उनका संरक्षण न किया गया तो फिर गौकसी इत्यादि की भी शिकायतें आती हैं। और चूँकि हिंदुओं में गाय की बहुत बड़ी आस्था है कि वो लोग गाय को पूज्य मानते हैं, तो उस दृष्टि से भी गाय बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो काफ़ी ही मैंने प्रत्येक ब्लॉक में दो बृहद गोवंश मैंने 16 गोवंश, चूँकि यहाँ पर 8 ब्लॉक हैं, 16 गोवंश आश्रय स्थलों मैंने भूमि पूजन 2 अक्टूबर को मैंने यहाँ के प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों से करवाया और 31 जनवरी तक हमने सभी 16 गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण पूरा कर लिया। ये हमारे लिए बहुत चुनौती भरा काम था। हमें जल्दी भी करना था क्योंकि हमें व्यक्तियों की आस्था का भी प्रश्न था इसमें। तो उनको जो मैंने कहा मैं 3 महीने के अंदर इसको पूरा करूंगा, और हमने 3 महीने में इसको पूरा किया। जब मैं आया था तो करीब 3500 के आसपास गोवंश का संरक्षण था। आज 6000 से ऊपर गोवंश का संरक्षण है। और जहाँ पर भी पूरे जनपद में कहीं पर भी हमें सूचना मिलती है कि गाय खेतों में घूम रही है या किसी नदी के किनारे पर है, तो हम लोग उसको लेकर आते हैं, उसको संरक्षण की। हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया कि हम इसको 10-12 हज़ार तक गोवंश का संरक्षण हम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो थी किसानों की, उसको हमने फ्लैग किया और उस पर बहुत अच्छा काम किया। हमारे सामने जिला पंचायत अध्यक्ष जी बैठी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया। सर, क्योंकि आप यहाँ पर मैं पूरी बात कर लूँ, ठीक है। इन्होंने हमें प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल के लिए जो एक्सेस जो रोड था वो इन्होंने कमिट किया और सब पे काम चल रहा है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया। हमने ये जो गोवंश आश्रय स्थल मनरेगा का पैसा लगाया, क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख साहब हैं, एक बिलारी जी के प्रमुख पति बैठे हुए हैं, इनसे भी सहयोग, सभी लोगों से मैंने सहयोग लिया। और कॉर्पस फंड मैंने डेवलप किया। मैंने प्रत्येक ग्राम प्रधान से 11,000 रुपये लिए, और इस तरह करीब 11,000 रुपये के साथ साथ कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा दिए। करीब 1 करोड़ की धनराशि केवल उन्हीं लोगों से हमने ली और हमने कॉर्पस फंड को डेवलप किया। वो करीब उस कॉर्पस फंड में 1 करोड़ 60 लाख रुपया अब तक जमा हुआ है, जिसको हम बड़ी मितव्ययता के साथ खर्च करते हैं। अभी चूँकि ये गोवंश आश्रय जितने भी विकसित हुए, ये सभी जैसे मैंने 3 बड़े बड़े सेट बनवाए। तो एक सेट मैंने मनरेगा से बनवाया, दूसरा सेट मैंने क्षेत्र पंचायत की निधि से बनवाया, तीसरा सेट मैंने CSR मद से बनवाया।
तो जो कॉर्पस फंड का जो पैसा जो था वो हमने दूसरे कार्यों के लिए, जैसे हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ी कि बिजली कनेक्शन कैसे लिया जाए, कहाँ से पैसा, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट से कोई पैसा था नहीं और किसी स्कीम का पैसा हम नहीं लगा सकते, तो मैंने कॉर्पस फंड से पैसे का इस्तेमाल किया। हमारे पास 16 गोवंश आश्रय स्थल के लिए जब बिजली विभाग से मैंने कहा कि हमें आपने एस्टीमेट दीजिए, तो 42 लाख का उन्होंने एस्टीमेट दिया और उनसे मोल भाव करते करते हमने 18 लाख पे उनको लाए और 18 लाख पे मैंने कनेक्शन करवाया। तो हमें चूँकि बड़ी परिश्रम के साथ हमने पैसा इकट्ठा किया, तो हमारा लक्ष्य ये भी रहता है कि उसकी मितव्ययता के साथ खर्चा हो और जिस लक्ष्य के साथ हमने काम किया वो लक्ष्य को हम लोग पूरा करें। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं आपको बीच में ही रोकने वाली थी, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि आप किसानों के लिए आप फोकस में रखकर आप काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप कर रहे हैं, आपने ये भी जानकारी दी। लेकिन देखिए, क्योंकि मुरादाबाद वेस्ट यूपी में आता है और वेस्ट यूपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ के किसान खासकर थोड़े से असंतुष्ट हैं। अभी अगर हम किसान आंदोलन की भी बात कर ले तो उसमें भी बढ़ चढ़कर किसान आ रहे हैं, खासकर वेस्ट यूपी की अगर बात कर ले, भले ही पंजाब किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के किसान भी लगातार इस बात को लेकर अपनी तरफ से आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली कूच की बात भी सामने आ रही है। तो ऐसी कौन सी असंतुष्टि है किसानों में? मुरादाबाद के क्षेत्र की अगर बात करें, किस पर काम करने की जरूरत है, कहाँ कमी रह गई है? मैं कुछ पॉलिटिकल चीज़ पे नहीं बोलना चाहता हूँ, ना मेरी उसमें आता है कि मैं पॉलिटिकल इशू पे कुछ बोलूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा, ये जो आंदोलन आज दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले जब आंदोलन हो रहा था तब मैं फरुखाबाद में जीएम था जी। तो मैं किसानों से, जितने आंदोलनकारी किसानों से मैं अलग से आके बुला के बात करता था, तो मैं कहता था उनसे, तो वो कहते साहब ऑफ द रिकॉर्ड हम अब क्या करें, हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम उनका आज हम साथ नहीं देंगे तो कल हमारा वो साथ नहीं देंगे। एक प्रेशर ग्रुप होता है इन लोगों का। तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो जानते हैं कि आंदोलन की दिशा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सहयोग देना पड़ता है, इसलिए कल उनको भी सहयोग लेना है। ये एक बहुत बड़ी वजह है और किसी भी प्रेशर ग्रुप के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो उसकी पहचान बनी रहे। मान लीजिए वो एक आंदोलन खड़ा किया गया है और वो पूरे नेटवर्किंग है उसकी, और वो एक पर्टिकुलर जिले की इकाई उसमें सहयोग नहीं कर रही है, तो एक तो वहाँ से जो मेन वहाँ से सहयोग मिलता है, दूसरा फिर उसकी अपनी पहचान खो जाती है। तो पहचान बरकरार रहे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग धरना प्रदर्शन या इस तरह की बातें करते हैं। अधिकतर तो मैं जब उन लोगों से अलग से बात करता हूँ तो मुझे तो नहीं लगी कि इस सरकार से किसी प्रकार की उनको असंतुष्टि है। अब जिस तरीके से अभी मैंने अपना सवाल पूछा, एक बार मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, क्योंकि मैं मुरादाबाद क्षेत्र में बैठी हूँ, आप यहाँ के जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, आप ज़मीनी तौर पर लोगों के बीच में जाते हैं, जुड़ते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, समस्याओं से जुड़ पाते हैं। अब यहाँ के किसानों की जो ज़मीनी समस्याएं हैं, क्योंकि आप गौ संवर्धन योजना को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरीके से काम चल रहा है आप ये भी बता रहे हैं, इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि आपको लगता है कि इस चीज़ में काम होना चाहिए और इससे हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं? जिस तरीके से एक नारा रहा है सरकार का कि हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। देखिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और उस चीज़ को सभी लोग समझते जानते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको एक ऐसी क्रॉप मिल गई है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक यदि हम उसको जलवायु के एंगल से बात करें तो वो क्रॉप ठीक नहीं है। जैसे गन्ना है, गन्ना में पानी का बहुत कंजप्शन होता है, लेकिन वो ऐसी कैश क्रॉप है कि गन्ना जो किसान गन्ना की खेती कर रहा है वो गन्ना को छोड़ना नहीं चाहता है। यदि उसको उससे बेहतर कोई विकल्प मिलेगा तो अवश्य वो स्विच ओवर करेगा। अदरवाइज फिलहाल तो वो गन्ना पे है, गन्ना कर रहा है, गन्ना अच्छी कैश क्रॉप है, उसका पेमेंट बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, इस वजह से वो गन्ने को पकड़ के बैठा हुआ है। बिल्कुल सर, किसानों की यहाँ पर बात हो रही तो जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ का है, यहाँ का पीतल पूरे विश्व में प्रख्यात है यहाँ का पीतल, और यहाँ के बने प्रोडक्ट पूरे विश्व भर में लोग लेकर जाते हैं अपने साथ में। ओडीओपी योजना जो सरकार की तरफ से चलाई गई थी, उस योजना से कितना उद्योग में बदलाव देखने को मिला है,
जो लोग पीतल कारोबार से जुड़े हुए हैं उनकी जीवन शैली में कितना बदलाव आपके नजरिए से देखने को मिला? देखिए जब मैं बाहर जब तक मैं मुरादाबाद में आया नहीं था, मेरी पोस्टिंग नहीं, मेरी पहली पोस्टिंग है मुरादाबाद में, तब तक मैं भी समझता था कि मुरादाबाद की पहचान पीतल से है। लेकिन सच्चाई यह है कि पीतल तो बहुत दूर चला गया है। अब एक ओडीओपी यहाँ का मेटल क्राफ्ट है, तो अब वो अधिकांश जगह तो पीतल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट मटेरियल है वहाँ तो मैं समझता हूँ कि 5% भी पीतल को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो नई नई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी का इतना अच्छा काम हो रहा है, आम की लकड़ी पर मैंने तो जितने बड़े बड़े शोरूम देखे हैं यहाँ पर, जो वो देखे, तो बहुत अच्छा लकड़ी काम रहा है। तो बहुत वैरायटी है, और यहाँ पर जितना भी इस सब जो एक्सपोर्ट जो जितने भी घराने हैं उनसे जुड़े हुए इतना अधिक लोगों को रोजगार है कि जो अनरेस्ट वाली स्थिति, जिस तरह मैं बरेली में जीएम था पहले, तो बरेली में बात बात पर लोग सड़क पे आ जाते थे, क्योंकि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वहाँ पर। लेकिन मुझे मुरादाबाद में ये चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पर इतनी जल्दी कोई सड़क पे आता नहीं है, क्योंकि सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। मुरादाबाद में ये जो अच्छा एक्सपोर्ट के मामले में मुरादाबाद का कोई पैरेलल नहीं है जी। आप मतलब ऐसे कहे कि हाँ हम मुरादाबाद किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं है। तो इसकी ख्याति बहुत अच्छी है, और उस क्षेत्र में ओडीओपी में बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए ओडीओपी में इस जनपद की तो पहचान थी, सबको पता था, पीतल से जुड़ा हुआ और मेटल क्राफ्ट से जुड़ा हुआ, सब लोग जानते थे मुरादाबाद। लेकिन ऐसे जनपद जहाँ पर कोई जानता भी नहीं था, ओडीओपी स्कीम से उन जनपदों की पहचान बनी। जैसे मैं उदाहरण की तरफ, मैं ललितपुर में भी जीएम रहा हूँ। ललितपुर में ये हुआ कि यहाँ पर ओडीओपी में किस चीज़ को लिया जाए, तो मैंने काफ़ी कुछ पता किया, तो मैंने फिर चंदेरी साड़ी को लिया। आज भी जो ललितपुर की जो ओडीओपी का प्रोडक्ट है वो चंदेरी की साड़ी है। मुझे लखनऊ से फ़ोन आया, अरे भाई चंदेरी की साड़ी क्यों आपने ले लिया, वो तो मध्य प्रदेश में, चंदेरी तो मध्य प्रदेश में और वहाँ पर वो होता है, आपने उसको क्यों ले लिया? हमने कहा सर किसी को पता ही नहीं कि चंदेरी की साड़ी तो ललितपुर में बनती है। 75% प्रोडक्शन ललितपुर में होता है, मार्केट चंदेरी में है। हम मार्केट नहीं बना पाए ललितपुर में, हमारी कुछ कमियां रही। इसी तरह स्कीम धीरे धीरे वहाँ पर मैं वहाँ पर 2.5 साल रहा, तो तब तक काफ़ी कुछ दुकानें वहाँ पर खुल गई थी। तो ये हमारी कमी रही कि हम उसको मार्केट को डेवलप नहीं कर पाए, नहीं तो वो चंदेरी ना नाम हो के ललितपुर का नाम होता। ललितपुर में साड़ी बनती, चंदेरी में मार्केट है, चंदेरी के नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड साड़ी जानी जाती है। मुरादाबाद में सर एक चीज़ और देखने को मिली, हालांकि पूरे प्रदेश में ही शांति का माहौल रहता है, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की जाती रहती है बीच बीच में, लेकिन मुरादाबाद में शांति का माहौल जिस तरह से रहता है उसके पीछे किस तरह से आपको तमाम सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब फेस्टिवल्स होते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस दौरान भी आपकी तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को मुरादाबाद शहर में धूमधाम से मनाया गया। तो ऐसे में कैसे शांति का माहौल पूरे मुरादाबाद शहर में कायम रखते हैं? देखिए जो भगवान राम जी के जो नव विग्रह का जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर कहीं पर भी मैंने उसके अगेंस्ट कहीं पर कोई बात हमें पूरे नगर में नहीं सुनाई दी, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं सुनाई दिया। और बल्कि दूसरे धर्म के लोगों ने उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को हमारे सामने रखा। तो ऐसी किसी भी प्रकार की बात इस दौरान पूरे इसमें हमारे ज़िले में नहीं रही। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कभी 1-2 मामले में कभी कुछ इस तरह की चीज़ें आए, तो जैसे मैंने कहा उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको धीरे से बुलाया। हमने कि देखिए महाराज योगी जी के तक ये बात पहुंच गई है, अब इसको, तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं लोग। तो हमें योगी जी से भी काफ़ी हेल्प मिलती है, हमारा मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री बड़े सख्त है इस मामले में कि गड़बड़ नहीं हो सकती है, तो उनको भी पता है गड़बड़ नहीं करनी, और हमें भी पता है कि गड़बड़ नहीं होने देना है। हालांकि अब मुरादाबाद की स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और उस दिशा में काम भी हो रहा है, शहर में देखने को भी मिला है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। देखिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम केवल मुरादाबाद में नहीं है, सभी उन शहरों में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जहाँ पर आबादी बहुत अधिक है।
आप नोएडा इतना, मैं नोएडा से आया यहाँ, नोएडा मेरी 2 बार पोस्टिंग रही, 3 बार मेरी पोस्टिंग रही। एक समय था जब मैं नोएडा में, मेरी पहली पोस्टिंग 2005 में हुई थी, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा में आने में बीच में लगता था कहाँ क्यों ग्रेटर नोएडा बसा दिया, क्या जरूरत थी। दोनों तरफ गांव दिखाई, दूर दूर तक गांव दिखाई देते थे और सब। आज गांव का नामो निशान खत्म हो गया। और जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस वे जिस पे इक्का दुक्का वाहन चलते थे, मैं 2005 की बात बता रहा हूँ आपको, आज स्थिति है कि उसका अल्टरनेट तैयार किया जा रहा है। वो पूरा भर के चलता है और पीक आवर्स में घंटों लग जाते हैं। तो ये तो एक किसी शहर का एक विकास हो रहा है, तो एक विकास से जुड़ी हुई चीज़ है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास उसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसको ढंग से उसको विकसित करना पड़ेगा। ये हमारे लिए हमेशा के लिए चैलेंज रहेंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट की, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो। बिल्कुल सर, चुनौतियां बहुत सारी रहती हैं कि जिले की जिम्मेदारी संभालना, और मुरादाबाद में जब से आपने कार्यभार संभाला, यहाँ की जिम्मेदारी संभाली है, शांति का माहौल है। सरकारी योजनाओं की बात करें, बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई और उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखाई भी दिया है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, गांव संवर्धन योजना, उससे मुरादाबाद के लोगों को कितना फायदा आने वाले समय में हो सकता है, और ये कैसे आप देखते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है? देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में मैंने बताया। सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी महत्वपूर्ण है जो मैंने जो अपना पिछले 6-7 साल डीएम का हमारा जो टेन्योर रहा है, जो मैंने महसूस किया, सबसे अच्छी स्कीम जिसमें कि सर्वाधिक लोगों को लाभ मिला है, वो ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मकान बने हैं कि आज से 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि इतने लार्ज स्केल पर भी पक्के मकान बना दिए जाएंगे। तो आवास योजना से सबसे अधिक लाभ इस गवर्नमेंट से मिला है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार ने। तो इस ग्रामीण आवास योजना से और शहरी आवास योजना से बहुत इससे लाभ मिला। और जो आज से 10 साल पहले कल्पना नहीं करते थे कि उनके सर पर कभी पक्की छत होगी, तो उनको छत मिली। अभी क्योंकि देखिए बजट सत्र हुआ अभी हाल ही में, और ऐसे में कुछ नई योजनाएं आई हैं, जैसे कि लखपति दीदी हो गई, किसानों के लिए जो आप जो 60 साल से ऊपर के किसान होंगे उनके लिए जो 3000 रुपये देने की घोषणा की गई है, ये तमाम योजनाएं हैं। मैं यहाँ पर चाहूँगी जो लखपति दीदी योजना है, इसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है बेसिकली? लखपति सखी, हाँ जी। लखपति दीदी योजना एक्चुअल प्रत्येक ग्राम में एक बैंक सखी का चयन किया गया है और उस बैंक सखी को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। कई फेज में प्रशिक्षण उसका चल रहा है। उसको बैंक की एक्टिविटी से पब्लिक और बैंक की एक्टिविटी से उसको जोड़ना है। मतलब उसको आम लोगों को सिखाना है कि कैसे बैंक में जाके स्कीम का लाभ, क्योंकि बैंक में बहुत फ्रॉड होते रहते हैं। बैंक से यदि किसी को कर्ज लेना है तो इतना आसान नहीं होता है रूरल लेवल पे। तो वो चीज़ें कैसे आसान हो और वो चीज़ आसान होगी उसके माध्यम से, और उसमें उसको पैसा मिलेगा, उसको जो गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो उसके थ्रू रोजगार भी मिलेगा। और आम व्यक्ति को, जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, उसको बैंक से कैसे पैसे का लेन देन होना चाहिए उसके बारे में वो सिखाई। बहुत अच्छी स्कीम है और इससे प्रत्येक ग्राम में एक लेडी को रोजगार मिला है। तो इस प्रकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट, ये जो इस तरह की तमाम योजनाएं आती हैं, तो चलिए ठीक है, अपनी तरफ से सरकार ने बता दी, घोषणा कर दी, लागू कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, वो जागरूक ही नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि उनके लिए सरकार ने ये किया है और उनको उसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, आईएसी एक्टिविटीज भी अब हम लोग तो करते ही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो सोशल मीडिया की भी हो गई है। तमाम तरह के चैनल, जैसे आपका चैनल है, तमाम तरह के वो न्यूज़ चैनल भी हो गए जिनके माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा। दूसरा, जो वर्तमान सरकार जिस पार्टी की है वो उनका भी अपना पूरा सिस्टम
मतलब नीचे गांव तक है, प्रत्येक व्यक्ति तक है। तो योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इस दौरान बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और लोगों को प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी भी अच्छे ढंग से मिल रही है। पहले इस तरह की जानकारियाँ नहीं मिलती थी और इसके लिए ये आज जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें हम लोग हैं, तो उसके एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम बहुत आसानी से योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं। सर, योजनाओं की बात हो रही है तो हर प्रदेश की समस्या रहती है, हर जिले की समस्या रहती है कि हर जिले में अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनाम के बदमाश होते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया जा रहा है, लेकिन मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही, क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो दबंग माफिया होते थे या फिर बदमाश प्रवृत्ति के होते थे वो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, फिरौती मांगते थे। लेकिन मुरादाबाद में क्या इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई थी जब आपने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली थी? हाँ, देखिए, ये जैसे मैंने ट्रैफिक के संबंध में आपसे उस समय बात की, उसी तरह क्राइम का भी विकास से बड़ा सीधा संबंध है। यदि विकास होगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। और जो भूमि संबंधी विवाद की जहाँ तक बात है, भूमि संबंधी विवाद इसलिए इस एरिया में ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि किसानों की जोत बहुत छोटी छोटी हो गई है और शहर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो गांव जो शहर के आसपास के वो धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो ज़मीन भी बहुत वैल्यूबल हो रही है। जहाँ पहले ज़मीन 1-2 लाख रुपया बीघा बिक रही थी, वो अब 1-2 करोड़ रुपया बीघा बिकेगी। तो अब एक बहुत बड़ा जंप आया है इसमें। तो सीधी सी बात है कि उस पर फिर कब्जे को लेके झगड़े होंगे, आपस में भाइयों के बीच होंगे, अगल बगल के साथ भाई ज़मीन महंगी हो गई तो 1 फुट भी ज़मीन किसी ने दबा ली तो एक जिसकी दबा ली उसका उतना ज़्यादा नुकसान हो गया, दूसरे को ज़्यादा फायदा हो गया। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो लैंड रिलेटेड चीज़ें हैं, जिससे सीधी सी बात है उससे क्राइम भी होता है। तो अब हम लोगों के लिए अभी है कि हम कैसे उन सब चीज़ों को ढंग से सेटल करें और क्राइम को ना बढ़ने दें। बिल्कुल, क्राइम को खत्म करने के लिए शिक्षा एक बेहतर माध्यम है, लोगों को शिक्षित करना। प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत की गई है ताकि जो ग्रामीण तबके में लोग हैं, ज़्यादातर वहाँ पर देखा जाता है कि अपने बच्चों को वो लोग स्कूल्स नहीं भेजते हैं। तो सरकार की तरफ से ये मिशन भी चलाया गया था कि स्कूल चलो अभियान के तहत जो ग्रामीण तबके के लोग हैं उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें जागरूक किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उस अभियान का यहाँ मुरादाबाद शहर की बात करें तो यहाँ पर कितना असर दिखाई देता है और उस पर प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है? स्कूल चलो अभियान जो था वो मुरादाबाद काफ़ी विकसित ज़िला है और यहाँ पर जो ईस्टर्न यूपी में हम जब जाते हैं जहाँ पर बच्चे को स्कूल में भेजने की स्थिति पेरेंट्स की नहीं होती है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की जगह लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको प्राइमरी स्कूल में उतना अच्छा वातावरण नहीं मिला तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। पूरे प्रदेश में सरकार ने स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब थी और एक जब मेरा पहला मतलब 2017 में मैं ललितपुर में डीएम था तो उस समय तक ये स्थिति थी कि वहाँ पर करीब 102 ऐसे स्कूल थे जहाँ पर एकल मतलब प्रत्येक स्कूल में एक अध्यापक था और कई स्कूलों में स्थिति ये थी कि एक भी अध्यापक नहीं था। इस सरकार ने 3-4 बड़ी भर्तियां करके प्राइमरी एजुकेशन में अध्यापकों की भर्ती करके अब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा किसी भी जनपद में कि जहाँ पर 2 शिक्षक से कम हो। और यहाँ तो जब से मैंने यहाँ पर काम देखा, मैं जब स्कूल जाता हूँ तो हमें तो सरप्लस अध्यापक ही दिखाई देते हैं। मैंने रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को भेजी है कि जो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि अध्यापक आ गए हैं तो उनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाए। तो ऐसा अध्यापक की संख्या बढ़ी, फिर स्कूलों का कायाकल्प किया गया। स्कूल बिल्डिंगें बहुत जर्जर स्थिति में थी, उन पर ध्यान दिया गया और एक योजनाबद्ध तरीके से उनका कायाकल्प किया गया। आज रिजल्ट यह है कि अध्यापक भी हैं, स्कूल भी है। अब बच्चों के लिए दोनों चीज़ें वहाँ पर हैं। कॉन्वेंट स्कूल में जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल कह लीजिए आप, जो पब्लिक स्कूल है, जो
छोटे कस्बों में हैं, वहाँ वहाँ केवल उन्होंने अपना स्कूल में अंग्रेजी में लिख दिया है, कॉन्वेंट स्कूल हो गया, पब्लिक स्कूल हो गया, लेकिन पढ़ाने वाले जो हैं वहाँ पर 2-3 हज़ार 5,000 में पढ़ाने वाले लोग हैं। अब आप समझ सकते हो जो व्यक्ति 5,000 की तनख्वाह ले रहा है वो कितना अच्छा पढ़ाएगा बच्चे को, लेकिन वो एक बना दिया कि भाई अंग्रेजी स्कूल है, इसमें पढ़ाई अच्छी ढंग से हो रही है। वही हमारा प्राइमरी स्कूल में जो अध्यापक है, जो भी अध्यापक नई सर्विस भी पा रहा है, उसको 35-40 हज़ार से कम पैसा नहीं मिलता है। अब इतना है कि हाँ, हमें इतना दबाव बना के इनसे काम लेना चाहिए बेसिक शिक्षा विभाग के लोगों को कि उनके अध्यापक समय से जाएं और बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व, बच्चे पढ़ें ढंग से। तो जैसे पहले एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल और इसके बाद यूपी बोर्ड जो हुआ करता है, तो बड़ी अच्छी छवि थी आज से 30-40 साल पहले। तो उसमें दोनों जगह पर काफ़ी सुधार हो रहा है। स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो धीरे धीरे काफ़ी सुधार हुआ, धीरे धीरे और सुधार होगा। देखिए, आपने कई जिलों की जिम्मेदारी संभाली है और आप लगातार ललितपुर का जिक्र कर रहे हैं, आप बरेली में भी रहे हैं, आपने नोएडा भी देखा है, अब आप मुरादाबाद में क्यों आ गए हैं? पहला सवाल ये है कि किस तरह की चुनौतियाँ आपने देखी, और दूसरी बात ये कि आपको कहाँ लगा कि यहाँ इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ कमर कसनी पड़ेगी? देखिए, मैं तो एक क्षेत्र में लगातार काम कर ही रहा हूँ, गोवंश संरक्षण पे काम कर रहा हूँ। इसको और बेहतर करना है और गोवंश संरक्षण इस तरह का करना है कि एक आइडियल पूरे प्रदेश में बन जाए कि हाँ, मुरादाबाद में कोई भी गाय कष्ट में नहीं है, कोई किसान कष्ट में नहीं है। तो मैं तो लगातार उसमें काम कर ही रहा हूँ और जो भी स्कीम मुझे अपीलिंग लगेगी मैं उस पर भी काम करूँगा। कोई ऐसी अलग अभी तक कोई स्कीम जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये बड़ी अपीलिंग है और इसके लिए काम करना चाहिए, ये लोगों के लिए, जनता के लिए फ़ायदेमंद है? फिलहाल अभी तक की बात देखिए, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों पर भी हमारी निगाह रहती है। और सीएमओ साहब का विभाग है, अभी मैं इनको छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा इलेक्शन में ज़्यादा बिजी हूँ। इनका सीएमओ साहब के विभाग में भी मेरी रुचि रहती है, क्योंकि ये सब विभाग जो है थोड़े आम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं सीएमओ साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अभी तक जितने सीएमओ मुझे मिले उसमें सबसे अच्छे मुझे सीएमओ यही मिले। लेकिन इनके विभाग में काम कराना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डीएम को भी बहुत मेहनत करनी, सीएमओ को भी खुद करनी पड़ती है, और डीएम को भी काफ़ी उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए आगे के लिए चैलेंज है। अधिकारियों के कंधों में बड़ी जिम्मेदारी होती है और अक्सर जो नेता होते हैं उनमें बड़ी नाराजगी होती है, लेकिन अधिकारियों के लिए वजह क्या है? वो वजह देखिए, वो 50 तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँ, कोई भी अधिकारी यदि वो एक धैर्य से काम करेगा तो वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक वो प्रोएक्टिव होकर काम नहीं। मैं इस विभाग को मैंने पकड़ लिया उसको, और उसकी लगातार मॉनिटरिंग मैंने की, तो वो विभाग आगे चला जाता है, अच्छा काम उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत होती है, उस विभाग के अधिकारियों को प्रोएक्टिव होने की जरूरत होती है, तब अच्छा काम होता है। इलेक्शंस में अब बहुत कम समय बचा है सर, लगभग 1 महीने से भी कम लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में सारी प्रशासनिक टीम तमाम सारी रैलियों में व्यस्त हो जाएगी, तमाम वीवीआईपीओं की रैलियां होंगी, उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में उस वक्त पर जिले की कमान, जिले की जिम्मेदारी और जिले में किस तरह की चुनौतियां रहती हैं, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है आपकी तरफ से? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हैं और इसमें काफी ज्यादा क्राउड भी इकट्ठा होता है, लोग रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। देखिए, इलेक्शन तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जो हमें इलेक्शन में अब आयोग इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि जो काम हम लोग इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद करते थे वो हमने अभी सब कुछ कर लिया है। अब केवल वोटिंग करवानी है हमको। और आप बिल्कुल सीन बिल्कुल चेंज है जब से ईवीएम आई है और जब से पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट होने लगा है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इलेक्शन का डिक्लेयर होना और वोटिंग होना और फिर इसके बाद काउंटिंग होना, ये 3 चीज़ें रह गई हैं। वो जब उनका शेड्यूल प्रारंभ होगा तो हम लोग कराएंगे, और हमारी पूरी तैयारी है, हर तरह से हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, इलेक्शंस के दौरान जब वोटिंग्स होती है उस दौरान काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पर, कई बूथ पर देखा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा हंगामा भी किया जाता है। तो वैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं? बहुत सारे आरोप भी लगाए जाते हैं कि यहाँ पर गलत तरीके से वोटिंग कराई जा रही है, लोगों से ज़बरदस्ती वोट डलवाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास
प्रत्येक बूथ की सूचना है कि कहाँ पर किस तरह का रिएक्शन होगा। और देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी कैंडिडेट के डिक्लेयर होने पर भी निर्भर करता है कि कौन से कैंडिडेट आ रहा है, इसके बाद कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन जो भी चेंज होता है वो हमारे कंट्रोल में है। इसमें देखिए जो आप जिस की बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी बात हो गई है। ये सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो 2000 विधानसभा 2007 में जब चुनाव हुआ था तब पहले इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद बहुत चेंज आ गया है। अब बूथ पर किसी को गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई बूथ पर जाके कोई गड़बड़ी करे, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। मुख्यमंत्री जैसा कि जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वैसे क्या मुरादाबाद जिले में भी अधिकारियों की तरफ से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं? क्योंकि जनता दरबार में देखा जाता है कि वहां पर पहले 100-200 लोग आते थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश से लगभग 500 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याएं लेके। तो क्या उन समस्याओं का जिले में निपटारा नहीं हो पा रहा है? देखिए जन सुनवाई को लेकर भी मैं बहुत ही इसको लेकर मैं अपना रवैया सख्त रखता हूँ, और मैं नियमित खुद 10 से 12 बैठता हूँ, और मेरे जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको भी निर्देश हैं कि वो 10 से 12 जरूर बैठेंगे, और इसके बाद ये फील्ड के ऑफिसर हैं तो बाद में फील्ड में जाएंगे, लेकिन 10 से 12 ऑफिस में बैठते हैं। और मैं समय समय पर सुनिश्चित भी कराता हूँ, और मैं भी खुद 10 से 12 तब तक ऑफिस नहीं छोड़ता जब तक कि बहुत ही अपरिहार्य ना हो, कोई शासनादेश ना आया हो, कोई हमें बहुत ही ऐसी स्थिति में बहुत ही आवश्यक हो तब जाना हो। अदरवाइज मैं भी 10 से 12 बैठता हूँ, और 2 घंटे ऑफिस में व्यक्ति बैठते हैं, ऑफिसर बैठते हैं, और पब्लिक को पता है कि ऑफिसर बैठ रहे हैं, तो 2 घंटे पर्याप्त होते हैं सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी को बुलाइए, मुझे फ्री करिए। अब बिल्कुल उनको बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि बस ये जो सेशन है ये समाप्ति की तरफ ही है, और हमने काफ़ी हद तक मुरादाबाद को लेकर पूरी बात कर ली है, लेकिन अब वही वाली बात है कि मुरादाबाद क्योंकि वेस्ट यूपी में पड़ता है, और अभी अगर हम सरकार की बात करें तो उनका फोकस है वेस्ट यूपी पर, और अभी फिलहाल मुरादाबाद मंडल को अगर हम देखें तो वो अभी सरकार के हाथ में नहीं है, और उस पर काम करने की सरकार को ज़रूरत है। ऐसे में क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप जिले को संभालते हैं, तो सरकार की तरफ से क्या किसी तरह का प्रेशर भी रहता है कि जनता तक पहुंचाइए जो भी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं, जो भी उनके लिए कर रहे हैं, चुनावों को देखते हुए? नहीं, आप कुछ गलत बोल रही हैं। हम तो सरकार का ही काम करते हैं, नहीं, हम पार्टी का काम नहीं करते। आप पार्टी की बात कहना चाहती होंगी। नहीं, उनका हमारे पार्टी मेरा- क्या मेरा लेना देना? सवाल नहीं, हम आप तो बिल्कुल ठीक है। सरकार के निर्देश है उनका पालन बिल्कुल, आप करना, उनका और काम इलेक्शन करते को हैं। निष्पक्ष कराना है। बिल्कुल कराना है। तो और वो कि निष्पक्ष जनता- इलेक्शन कैसे हो, हाँ। वो हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। जी नहीं, उनका कहना है कि क्या सरकार जैसी दूसरी है और यहाँ पर लीडर दूसरे हैं, तो क्या उनका कोई प्रेशर रहता है आपके ऊपर? नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता है। कभी कभी कुछ लोगों गलत फहमियाँ होती हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, खत्म हो जाती है। हमारा कोई अपना एजेंडा तो है नहीं, गवर्नमेंट के एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, तो गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग लगता है 50 तरह के लोग वहाँ गए, बता दिया साहब, डीएम साहब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मुझसे आके पूछे तो मैं बताने की स्थिति में होता हूँ कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो गवर्नमेंट के जो निर्देश है उसके अनुसार काम करता हूँ।